बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम लोग अभी इसके पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोला जाता है। मेनली उस पर इसी बात में चर्चा हुई थी। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम रखने पे चर्चा हुई थी। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं और उन बातों को ध्यान में रख करके नॉमेनक्लेचर किया जाता है। अच्छा, अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म खोजे गए या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, अब तक हमने जान लिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या थे। अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे अगर उनकी हम स्टडी करने चलें तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा कि सबकी स्टडी अलग अलग की जाए। ठीक, तो इसलिए ज़रूरत थी कि हम लोग क्लासीफाई करें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी एक बेसिस पे क्लासीफाई करें। तो एरिस्टोटल साहब थे, अरस्तु साहब थे, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले 2 भाग में डिवाइड कर दिया। उनके हिसाब से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो 2 टाइप के थे। कौन कौन से वो 2 टाइप थे? तो एक पहला था प्लांट और दूसरे थे एनिमल्स। तो एरिस्टोटल साहब ने क्या बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक प्लांट और एक एनिमल। लेकिन वो इतने पे चुप नहीं हुए, उन्होंने बताया कि एनिमल्स में फिर उन्होंने और ज़्यादा क्लासीफाई किया। ठीक है, अभी तक उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 क्लासिफिकेशन किया, एक प्लांट और एक एनिमल्स। फिर उन्होंने एनिमल में भी 2 टाइप बताया कि एनिमल भी 2 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो एक उन्होंने बताया कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलेंगे एनाइमा, हम लोग क्या बोलेंगे उन्हें? एनाइमा। और कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलेंगे ईनाइमा, और कुछ एनिमल होते हैं जिन्हें हम लोग बोलेंगे ईनाइमा। तो क्या होता है ये एनाइमा और क्या होता है ये ईनाइमा, इस बात को ज़रा सा समझ लेते हैं। बड़ा सिंपल है। एनाइमा, जहाँ पर जो नाइमा वर्ड यूज हुआ है, दोनों केसेस में नाइमा वर्ड यूज हुआ है आरबीसी के लिए। किसके लिए? आरबीसी के लिए। इसको ऐसे ही याद रखना है हमें कि जो नाइमा वर्ड हुआ यूज वो किसके लिए हुआ? आरबीसी के लिए। तो बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए नाइमा। क्या लिखा हुआ है? ए। एंड ए फॉर एप्पल, ए फॉर absent। ठीक, तो याद रखना है हमें कि ऐसे एनिमल जहाँ पे आरबीसी हो absent। ए नाइमा यानी कि ऐसे एनिमल्स जहाँ पे absent हो। कौन absent हो? आरबीसी। कौन absent हो? आरबीसी। तो बस ये बात हम याद रख लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ए नाइमा क्या होते हैं। तो एनिमल्स 2 टाइप के, उन्होंने बताया कि एनिमल्स 2 टाइप के होते हैं, एक ए नाइमा और एक ई नाइमा। तो ए नाइमा क्या थे? जिनके में absent हो। कौन absent हो? आरबीसी absent हो। और जाहिर सी बात है अगर एक में आरबीसी absent है तो दूसरा वाला उसका अपोजिट ही होगा। तो ई नाइमा क्या होते थे? जहाँ पे आरबीसी प्रेजेंट हो। ठीक है, ये मेरा प्रेजेंट लिखने का स्टाइल है। तो आरबीसी वहाँ पे प्रेजेंट हो, उसे हम लोग बोलेंगे ई नाइमा। तो अब हमें याद रखना है बस कि एनिमल्स 2 टाइप के उन्होंने बताया था, एक ए नाइमा और एक ई नाइमा। कभी कभी ये तुमसे पूछा जाता है, एग्ज़ाम में तो बड़ा कम ही पूछा जाता है, मतलब होम एग्ज़ाम में या स्कूल के एग्ज़ाम में बड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन लोग बड़ा ज़्यादा पूछते हैं इसको। लोग ऐसी ही चीज़ें पूछते हैं जो एग्ज़ाम में ना पूछा जाता हो, क्योंकि जानते हैं लड़के एग्ज़ाम वाला पढ़ा होगा तो बेइज्जती करने के लिए थोड़ा सा। अच्छा, वो घर पर आते थे जब कभी कभी कोई रिश्तेदार आते थे, तो कुछ रिश्तेदार होते हैं इस टाइप के जो मतलब पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है। अपने ज़माने में नहीं पढ़े होंगे भले, लेकिन इस ज़माने में तुमको लज्जित करने के लिए माँ बाप के सामने बेशक उनका मतलब होता क्या था कि आते हैं, तुमसे अगर पूछ लिए कि तुम क्या लिए हो और तुमने संयोग से बोल दिया कि हमने साइंस लिया है, तब उनके हिसाब से तुमको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। साइंस का मतलब कि सर्वज्ञाता हो लड़का। ठीक, अब उनको क्या लगता है कि साइंस लिए हो तो तुमसे पहला कोई सवाल, सूरज और चाँद के बीच की दूरी बता दो, सूरज पृथ्वी के बीच की दूरी बता दो। अब ये तुमको कहीं नहीं मिलेगा साइंस में लिखा हुआ 12th तक में कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कितने है, चाँद पृथ्वी के बीच की। लेकिन उनका यही होता था, अच्छा जब ये नहीं बता पाओगे तुम तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान करो, जीके तुम्हारा कमज़ोर है, जीके तुम्हारा बहुत कमज़ोर है। तो ए नाइमा और ई नाइमा, एनिमल्स 2 टाइप के उन्होंने बताया, ए नाइमा और ई नाइमा। ए नाइमा का मतलब जिसमें आरबीसी absent हो और ई नाइमा का मतलब जिसमें आरबीसी प्रेजेंट हो। ठीक है, आरबीसी absent होगी तो इनका ब्लड जो होगा वो रेड नहीं होगा, ये बात तो पक्की हो गई, और यहाँ पे इनका ब्लड रेड होगा। तो याद रखना है हमें, ई नाइमा वाले जो एनिमल्स थे उनका ब्लड रेड था। फिर एरिस्टोटल साहब इतने पे भी चुप नहीं हुए, अभी भी उनके कलेजे को ठंडक ना मिली
और उन्होंने फिर आगे एक क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने बताया कि ई नाइमा वाले भी 2 टाइप के होते हैं, ई नाइमा वाले भी 2 टाइप के होते हैं, इसमें भी उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो ई नाइमा वालों में जो 2 टाइप उन्होंने बताया, उसमें से एक था ओवीपैरस, एक था ओवीपैरस। ई नाइमा वाले में एक था ओवीपैरस और एक थे वीवीपैरस, वीवीपैरस। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ओवीपैरस यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बच्चों को जन्म देते थे, जो अंडों को जन्म देते थे। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडों को जन्म देते थे, यानी इनके बच्चे जो होते थे वो अंडे में होते थे। वो अंडे आने के बाद कुछ दिन बाद वो डेवलप करते थे, तब जाकर अंडा फूटता था और ये बच्चे जन्म लेते थे। और उस अंडे के फूटने के पहले अगर किसी का पार्टी का मन कर दिया तो ये बेचारे नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो ओवीपैरस वो हुआ। अब वीवीपैरस क्या होता है कि वीवीपैरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बच्चों को जन्म दें। ठीक है, जो डायरेक्टली बेबी को जन्म दें, ऐसे वीवीपैरस ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो ई नाइमा में उन्होंने 2 पार्ट डिवाइड किया, एक ओवीपैरस और एक वीवीपैरस। ओवीपैरस यानी एग लाइंग एनिमल और वीवीपैरस यानी द एनिमल विच गिव बर्थ टू डायरेक्टली टू द बेबी। ठीक है, हम ऐसे समझेंगे इसको। बस इतना ही काम किया था एरिस्टोटल ने। ठीक, तो सबसे ऊपर हमें लिखना होगा अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, और उसके बाद हम इतनी सी बातें लिख लेंगे। ठीक, अब देखते हैं इसके बाद आगे क्या हुआ। ये तो एरिस्टोटल का वर्क था। अब इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट किया जाए या न किया जाए, इसी के पहले जो एक साइंटिस्ट थे लिनस, उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया और बोल दिया कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मेरे द्वारा ही दिया गया है। पूरा का पूरा क्रेडिट ले लिया, जबकि उन्होंने कोई नया काम नहीं किया था। जो एरिस्टोटल ने बताया वही चीज़ें उन्होंने बता दी थी। तो वहाँ से आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये सिस्टम दिया गया था लिनस के द्वारा। तो लिख लो कि द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय लिनस या प्रपोज्ड बाय लिनस। इन्होंने क्या किया था, लिनस साहब ने सेम वही काम किया था जो अरस्तु ने किया था। ठीक है, बल्कि उससे कम ही किया था। तो लिनस ने बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग 2 किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली इन्होंने किंगडम की चर्चा कर दी थी, इसके पहले किंगडम की चर्चा नहीं किया गया था अरस्तु के द्वारा। तो उन्होंने बताया लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग 2 किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से वो 2 किंगडम हैं? तो एक किंगडम उन्होंने बताया प्लांटी और एक किंगडम उन्होंने बताया एनिमेलिया। यानी कि कुछ उन्होंने क्या बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उनको हम लोग 2 किंगडम में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। यानी कि पूरे इस नेचर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 2 किंगडम में डिवाइड किए जा सकते हैं, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया। देखो पहले जो अरस्तु साहब ने बताया था, उन्होंने क्या बताया था, प्लांट और एनिमल। इन्होंने दोनों में, जैसे हम लोग कहाँ कहता है ना कि अगर किसी का नाम पूजा है तो पूजवा, ठीक उसी टाइप से प्लांट है तो प्लांटी और एनिमल है तो एनिमिलिया। तो यही होता है, सर को सरवा, प्लांटी और एनिमिलिया। ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब बस इतना ही काम किया था उन्होंने, और सिर्फ उन्होंने इतना बता दिया था कि प्लांटी वो किंगडम होगा जिसमें सारे के सारे प्लांट इंक्लूड किए जाएंगे, यानी इंक्लूड्स प्लांट्स और यहाँ पर इंक्लूड्स एनिमल्स। ठीक, प्लांटी का मतलब ऐसा वो किंगडम होगा जिसमें सारे प्लांट इंक्लूड किए जाएंगे, और एनिमल वो किंगडम, एनिमिलिया वो किंगडम होगा जिसमें सारे एनिमल्स इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके बाद आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। तो ये पहला था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो लिनस के द्वारा दिया गया था, और इसके बाद आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम।
थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अभी अभी हमने देखा, देखो एक चीज़ मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ कि लिनस के द्वारा क्या दिया गया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके अलावा देखो आएंगे अब हैकल, हैकल के द्वारा दिया गया है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक, तो याद रखना कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके द्वारा दिया गया, हैकल के द्वारा। हैकल एक साइंटिस्ट थे, तो हमें इसको एक लाइन लिख लेना है कि द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकल। ये उनका पूरा नाम था अर्नस्ट हैकल, या हैकल भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे लिनस का पूरा नाम था कार्लस लिनस, ठीक है, वैसे ही इन लोगों का नाम बड़ा अतरंगी रहता है, हम लोग टाइप नहीं रहता है, आदर्श वादर्श नाम रहता ठीक रहता। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया हैकल के द्वारा। तो उन्होंने किया क्या था, हैकल साहब ने बताया था कि देखो तुम लोग गलत कर रहे हो, प्लांट और एनिमल के अलावा भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जीवन में जिनको क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और तब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया और बताया कि प्लांट और एनिमल के अलावा एक किंगडम होगा जिसको उन्होंने बताया प्रोटिस्टा। उन्होंने क्या बताया, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जो एनिमल, जो प्लांट तो हो ही नहीं सकते थे और किंगडम एनिमिलिया में भी फिट नहीं हो रहे थे। ठीक, तो प्लांट नहीं हो सकते थे और किंगडम एनिमिलिया में फिट भी नहीं हो रहे थे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए उन्होंने एक अलग से किंगडम बनाया जिसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। तो हैकल साहब ने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया दो पार्ट में, तीन पार्ट में। प्लांटी, प्लांटी एनिमिलिया, और एक जो नया किंगडम इन्होंने खोजा वो था प्रोटिस्टा, वो था प्रोटिस्टा। ठीक, तो अब ये याद रखना है कि यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे भी गए हैं, ठीक है, कि द किंगडम प्रोटिस्टा, जो किंगडम प्रोटिस्टा था वो किसके द्वारा दिया गया। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे कि जो किंगडम प्रोटिस्टा था वो किसके द्वारा दिया गया। तो हमें याद रखना है किंगडम प्रोटिस्टा किसके द्वारा दिया गया, हैकल के द्वारा दिया गया। या दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कंपटीशन में ही कि जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें कौन सा नया किंगडम इंक्लूड हुआ। ठीक, तो हम लोग क्या बताएंगे कि प्रोटिस्टा नया इंक्लूड हुआ था। ठीक, ये चीज़ हमें याद रखनी है। बस इतना सही हैकल साहब ने बताया था। हैकल साहब ने बोला कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी होना चाहिए जिसमें एक अलग से किंगडम उन्होंने दिया प्रोटिस्टा। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट आया था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। ठीक है, यानी कि पूरे ऑर्गेनिज्म अभी भी फिट नहीं हो पाए तो उनके लिए एक और अलग से किंगडम बनाना पड़ा और बताया गया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहले तो जान लेते हैं ये किसके द्वारा दिया गया। तो एक साइंटिस्ट थे कोपलैंड, एक साइंटिस्ट थे कोपलैंड, उनके द्वारा ये दिया गया था। ये भी देखो पूछा गया क्वेश्चन है, ये कोपलैंड वाला पूछा गया क्वेश्चन है। उसमें यही पूछा गया था कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके द्वारा दिया गया, तो वो कोपलैंड। और दूसरा एक क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो ये कि कोपलैंड ने कौन से किंगडम की डिस्कवरी की, या तुमसे डायरेक्ट पूछा जाएगा उसको किंगडम का नाम दे करके कि ये किंगडम किसके द्वारा खोजा गया, तो हमें बताना है कोपलैंड। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कोपलैंड ने क्या किया था। कोपलैंड ने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म चार टाइप के होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग चार किंगडम में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से, तो एक तो होता है प्लांटी जो पहले से खोजा गया था, एक होता है प्लांटी जो पहले से खोजा गया। दूसरा एनिमिलिया जो भी पहले से खोज लिया गया था, ये भी एनिमिलिया। और इसके अलावा एक प्रोटिस्टा जो हैकल साहब ने अभी अभी खोजा था।
प्रोटिस्टा। और कोपलैंड अब खोज के लाया एक नया। एक्चुअली कोपलैंड ये किसके लिए खोजे थे? कोपलैंड ये खोजे थे बैक्टीरिया के लिए। उनको बहुत चिंता थी कि अगर सब कहीं ना कहीं अरेंज हो जाएंगे तो बैक्टीरिया कहाँ जाएगी। तो इन्होंने खोजा था मोनेरा। मोनेरा, ठीक। मोनेरा वो मोनेरा एक मतलब उन्होंने किंगडम बताया कि एक किंगडम और होना चाहिए मोनेरा, जिसमें और भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे जो ना प्लांट है ना एनिमल्स है। क्योंकि देखो कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो फोटोसिंथेसिस भी करती हैं, तो हम उन्हें प्लांट में रख दें इस हिसाब से, लेकिन वो लिविंग एनिमल्स की तरह रिप्रोडक्शन और अदर चीज़ें, मतलब अदर चीज़ें उनके एनिमल्स की तरह बिहेवियर उनका होता है, या उनके सेल ऑर्गेनेल्स अगर देखें तो एनिमल्स की तरह वो मिल सकते हैं। तो इस आधार पर उन्हें देखा जाए तो वो एनिमल के किंगडम में रखे जाएंगे। तो ना वो प्लांट में फिट हो रहे थे ना एनिमल में फिट हो रहे थे, तो इसलिए उनके लिए एक अलग से किंगडम ही बना दिया गया और उस किंगडम का नाम रखा गया मोनेरा। ठीक है, तो याद रखना है हमें कि कोपलैंड साहब ने कौन सा किंगडम दिया? मोनेरा। या फिर इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मोनेरा किंगडम किसके द्वारा दिया गया, तो हम याद रखेंगे कि कोपलैंड के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो बस यही एक्स्ट्रा चीज़ दी थी कोपलैंड ने। अब इसके बाद जो आता है वही हमको एक्सप्लेन करके पढ़ना है, और वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके अलावा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी खोज लिया गया है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। लेकिन हमें सिर्फ इतना याद रखना है अभी कि जब हम लोग स्टडी करेंगे वो 5 किंगडम के बेसिस पर ही स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल वही 5 किंगडम वाला ही होता है। तो 5 किंगडम सिस्टम हम लोग लिख लेते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें ये दिया गया था आर.एच. विटेकर के द्वारा। ये याद होगा क्योंकि 9th क्लास से ही ये पढ़ाया जाता है कि आर.एच. विटेकर ने ये दिया था। तो आर.एच. विटेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था इस सिस्टम को, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। इन्होंने क्या बताया था कि एक और चीज़ जो आप लोग मिसिंग कर रहे हैं, समथिंग, कुछ बस एक चीज़ रह गई है जो आप लोग मिस कर रहे हैं, और वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो क्या था? लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने 5 पार्ट में डिवाइड किया, 5 किंगडम में। एक तो पहले से खोज लिया गया, एनिमेलिया था, ये भी पहले से खोज लिया गया था। उसके अलावा प्रोटिस्टा ये भी पहले से खोज लिया गया, और ये मोनेरा तो कोपलैंड साहब ने खोजा ही था। अब यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, दाद खाज खुजली वाली फंजाई, और यही खोजा था आर.एच. विटेकर ने। आर.एच. विटेकर ने क्या किया था? इन्होंने फंजाई की डिस्कवरी की थी। इन्होंने फंजाई की डिस्कवरी उन्होंने की थी। उन्होंने बताया कि डिस्कवरी नहीं की थी, मतलब फंजाई के लिए उन्होंने एक अलग किंगडम की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो फंजाई होती हैं वो आती है, मतलब उनके लिए एक अलग से किंगडम बनाना होगा, जिसको उन्होंने किंगडम फंजाई का नाम दिया। ये फंजाई जो होती हैं बहुत रोग करती हैं, हम लोगों में भी और गाय भैंस इन लोगों में भी, और अगर प्लांट्स की बात करें तो उन लोग प्लांट्स में भी कई फसलें ख़राब हो जाती हैं इसकी वजह से। कभी कभी देखा होगा एक गन्ना होता है जिसको हम लोग करते हैं, ठीक, तो गन्ने को कभी कभी देखा होगा जब ऐसे करते हैं, छीलते हैं तो उसमें रेड कलर का स्पॉट दिखता होगा। एक्चुअली वो फंजाई लगी होती है, ठीक, यानी गन्ने को खुजली हुई है, और वही हम लोग तो लगे रहते हैं। तो होता क्या है कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन भी एक बीमारी होती है, या फिर ऐसे ही मतलब कई बीमारियां होती हैं जो इसमें फसलों में हो जाती हैं इसकी वजह से, सिर्फ फंजाई की वजह से ही। एक बार क्या हुआ था कि बंगाल में आया था ये, मतलब वहाँ के लोगों ने धान की खेती की थी, बंगाल वालों ने, उस धान में रोग लग गया, ठीक है, कोई रोग लग गया उस धान में, जिसकी वजह से वहाँ के धान के जो पौधे थे वो गजब बड़े बड़े हुए। अब बंगाल वाले खुश एकदम, इस बार खूब धोन धान होगा,
तो खुश हो गए एकदम, खूब बढ़िया, एकदम चारों तरफ खुशी का माहौल। अब सीज़न बीतता गया, उसमें फल आ ही नहीं रहे, खाली पेड़ है बड़ा हो गया, लगा था उसमें रोग की वजह से वो बड़ा हो गया था, फल वल नहीं आया। और उस साल बंगाल में भूखमरी की हालत बन गई, इतनी ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो गई थी। तो ये कुछ रोग होते हैं जो बहुत ही ख़राब तरीके से रोग को ख़राब करते हैं। हमारे यहाँ खुद ही एक बार मटर में रोग लग गया था, फंगल डिजीज ही था, तो फंजाई का उन्होंने डिस्कवरी किया था। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हमें बस याद रखना है, इसे अच्छे से याद रखना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया, तो हम याद रखेंगे आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में किया क्या गया था, तो एक नए किंगडम की डिस्कवरी की गई थी और वो किंगडम था फंजाई। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आर.एच. विटेकर ने किस किंगडम की डिस्कवरी की, तुम्हें बताना है फंजाई। जल्दी जल्दी में लड़के कभी कभी मोनेरा भी करके आते हैं, याद रखना। तो किसकी डिस्कवरी की थी, फंजाई। और तुम्हें याद रखना है कि फंजाई की डिस्कवरी कितने की, आर.एच. विटेकर ने। मतलब एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से बस घुमा फिरा के पूछा गया और कुछ नहीं। ठीक है, तो बस यही तुमको याद रखना है। अच्छा, अब ये देखो एक थोड़ा सा मतलब अरे वेल मैनर में नहीं अरेंज है, तो इसको हम लोग थोड़ा वेल मैनर में अरेंज करते हैं। तो इन्हीं चारों चीज़ों को बाद में हम लोग लिख देते हैं कुछ इस तरीके से। किस वो तरीका कैसे बनाया गया वही मैं बाद में बताऊँगा। देखो, तो सबसे पहले मोनेरा को लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा गया मोनेरा, पहला किंगडम मोनेरा। फिर लिखा गया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। फिर लिखा गया फंजाई, और फिर लिखा गया प्लांटी, और पांचवा किंगडम बताया गया एनिमेलिया। पांचवा किंगडम क्या बताया गया, एनिमेलिया। ठीक, ये पांच किंगडम खोजे गए। तो यही वाले देखो पांचों हैं, लेकिन इनको अरेंज करके लिख दिया गया। इनको इनकी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे इस तरीके से अरेंज किया गया है। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है कि ये जो जैसे ये तो जैसे जैसे खोजा गया वैसे वैसे लिखते गए, ठीक, लेकिन फिर बाद में इसी को इनकी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे अरेंज कर दिया गया। जैसे ये सब बैक्टीरिया थे, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म थे। फिर उसके बाद ये प्रोटिस्टा है, जिसमें ये यूनिसेलुलर थे पर यूकैरियोटिक थे। ठीक है, यूनिसेलुलर थे पर यूकैरियोटिक थे। यूकैरियोटिक कौन होते हैं, हम लोग, प्लांट एनिमल्स लोग यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन हम लोग यूनिसेलुलर तो नहीं होते। ऐसा तो नहीं मैं एक ही सेल हूँ, ठीक, मल्टी सेलुलर हूँ, लेकिन ये सब क्या थे, ये सब यूनिसेलुलर थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और फिर उसके बाद फंजाई जो उनसे थोड़ा एडवांस थी। फिर उसके बाद प्लांट, ये तो मॉडर्न। और फिर उसके बाद एनिमल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओवर स्मार्ट लोग हैं ये। तो इसमें कुकुर भी आता है, हम लोग भी आते हैं, याद रखना है ये। तो हमारी औकात उतनी ही है। ठीक है, तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इस बात को हमें याद रखना है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोग लिख लेंगे, फटाफट से लिख लो। लिखो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड था। अब चूँकि हमें इसी के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, तो हम लोग इसको पढ़ते चलते हैं। आज के लिए बस यही, थोड़ा सा यही लास्ट टॉपिक रहेगा। लिख लो, 5 किंगडम सिस्टम वाज बेस्ड ऑन, किस किस चीज़ पे ये बेस्ड था। तो सबसे पहली चीज़ लिखो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। दूसरा लिख लो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी। अगला लिख लो, तीसरा वाला, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिखना क्योंकि ये मेजर बेसिस था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये बड़ा मेजर बेसिस था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद नेक्स्ट लिखना, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।
और लास्ट लिखना इकोलॉजिकल अफिनिटी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और उसके बाद इकोलॉजिकल अफिनिटी। इकोलॉजिकल अफिनिटी, ठीक है। ये हमें कुछ बेसिस याद रखना है कि किस चीज़ को ध्यान में रख करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किया गया था। तो हमें वहाँ पे ये 5 चीज़ें याद रखनी हैं, जिसमें सबसे मेजर बेसिस हमने किसको बताया, मेजर बेसिस हमने बताया मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, ये याद रखना, ठीक है। तो देखना इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान दी गई। पहला तो ये याद ध्यान में रखा गया कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल यानी सेल कितनी कॉम्प्लेक्स है या कितनी सिंपल है, इस बात को ध्यान में रखा गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी, बॉडी के लिए हम लोग थैलस वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या मतलब होता है थैलस का भी हम आगे बताएंगे, ठीक है, आगे चर्चा करेंगे इसकी। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी को यानी उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना सिंपल है, इस बात को ध्यान में रखा गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये बड़ा मेजर बेसिस था, यानी इस बात को देखा गया कि जिस ऑर्गेनिज्म को हम लोग ले रहे हैं या जिस किंगडम को या जिसकी भी हम लोग बात कर रहे हैं, जिस क्लासिफिकेशन से मतलब क्लासिफिकेशन के दौरान जिस किंगडम की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कितने टाइप से करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते थे जो ऑटोट्रॉपिक थे, कुछ होते थे जो हेटेरोट्रॉपिक थे, ठीक है, कुछ होते थे जो ऑटोट्रॉपिक भी थे, हेटेरोट्रॉपिक भी थे, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म देखने को मिले हैं। मतलब उस किंगडम में कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक भी होते थे, कुछ हेटेरोट्रॉपिक। उसके बाद एक अगला बेसिस बनाया गया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी कई टाइप का होता था। कुछ ऑर्गेनिज्म होते थे जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते थे, कुछ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते थे, कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद इकोलॉजिकल अफिनिटी को बनाया गया। इकोलॉजिकल अफिनिटी का मतलब है कि जिस भी ऑर्गेनिज्म या जिस भी किंगडम की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उस किंगडम के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी के साथ कैसा संबंध रखते हैं। अफिनिटी वर्ड इस्तेमाल होता है लव के लिए, यानी कि वो इकोलॉजी के साथ कितना प्यार या सद्भावना दिखाते हैं, इस आधार पे देखा गया। जैसे इस समय इंसान बिल्कुल प्यार नहीं दिखाता इकोलॉजी के साथ, ठीक है, धड़ल्ले से नाश हो रहा है प्रकृति का। तो इकोलॉजिकल अफिनिटी को देखा गया कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो इकोलॉजी मतलब हमारे इकोलॉजी के साथ कैसा संबंध बनाया है, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ और दूसरे प्लांट्स के साथ, या फिर ऐसे समझे कि जितनी भी मतलब नेचर की चीज़ें हैं उन सब के साथ, पूरी इकोलॉजी, पूरे इकोसिस्टम के साथ वो कैसा अपना अफिनिटी या कैसा अपने संबंध बना करके चल रहा है, इस बेसिस को भी ध्यान में रखा गया, ठीक है। तो ये इतना था जिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड था। अब आगे इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, और उसके बाद एक एक किंगडम को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।